Sponsored by एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। प्रधानमन्त्री र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बीचमा विशेष कुराकानी भएको छ ऊर्जाको लागि र सीमा विवादको बारेमा पनि नेपालको प्रधानमन्त्रीले पहिलो पटक 2 वर्षपछि भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी दिनुभएको छ र भन्नुभएको छ अब सीमा विवाद गर्न पनि भारत तयार हुन पर्यो भनेर भनिरहँदाखेरि नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण कति सफल भयो त हामी यसबारेमा विशेष रूपमा संवाद गर्दैछौँ। हाम्रो बीचमा नेपाल र भारत जानकारमा एकदम महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व यहाँ हुनुहुन्छ एसडी मुनि, प्रोफेसर एसडी मुनि जी, तपाईलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहता हूँ। हाँ, धन्यवाद। अभी नेपाल भारत संबंध में शेरबहादुर देउवा के भारत भ्रमण के जो आज का तीसरा दिन है, इसमें एक संदेश गया, ये सफल होगा ये भ्रमण, आपको क्या लग रहा है? देखिए, ये भ्रमण बहुत दिन से नेपाल के प्रधानमंत्री का भारत आना रुका हुआ था। आपको याद होगा कि देउबा जी को गुजरात में भी बुलाया गया था और वहाँ भी वो जाने वाले थे, फिर नहीं जा पाए। और ओली जी के बाद में 2017 से मेरे ख्याल से कोई प्रधानमंत्री नहीं आ पाया, तो उस माने में इनका आना स्वागत योग्य है। उनको निमंत्रण दिया गया था और बाकी संबंधों को सामान्य करने की तरफ मैं ये समझता हूँ एक अच्छा कदम है। लेकिन भ्रमण सफलता के लिए नेपाल में एक बहस था, क्योंकि अभी सीमा विवाद जो हुआ था उसके बाद नेपाल का प्रधानमंत्री का भारत दौरा हुआ शेरबहादुर देउवा का। इस सीमा विवाद के लिए दोनों प्रधानमंत्री के बीच में एक सहमति क्यों नहीं बना? भारतीय प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी नहीं बोला, नेपाल के प्रधानमंत्री ने सिर्फ प्रस्ताव किया। देखिए, नेपाल के प्रधानमंत्री ने भी सीमा विवाद के बारे में भारत के प्रधानमंत्री से कोई सीधी बात नहीं की। जो भारतीय प्रधानमंत्री का या भारत की सरकार का जो स्टैंड था इसके ऊपर, वो ये था कि जो डायलॉग मैकेनिज्म हमारा पहले से बना हुआ है उसके माध्यम से बातचीत करके हम इस मसले को हल करेंगे। इस बीच में ओली जी ने, आप जैसा जानते हैं कि इसको मुद्दे का रुख बदल दिया, फिर उसको वो संसद में ले गए, फिर उसको संविधान में संशोधन कराया, फिर नया नक्शा जारी किया। तो उसी में आप देखते हैं मोदी जी ने अभी भी जब देउवा जी से बात की है तो जो एग्रीमेंट हुआ है वो पहले, मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से पहले वाला है कि जो मैकेनिज्म बना हुआ है बायलैटरल टॉक्स का। देखिए, सारे बॉर्डर के इश्यूज इस मैकेनिज्म के अंडर आए थे, उसमें 2 इश्यू बाकी रह गए थे, लिपुलेख वाला और सुस्त वाला, और दोनों को अभी तय करना है जिसमें भारत और नेपाल का एग्रीमेंट नहीं हुआ है। बाकी सब बॉर्डर इश्यूज को रिजॉल्व कर दिया गया है। तो मैकेनिज्म जो बना हुआ है, देउबा जी ने यही कहा है कि जो मैकेनिज्म बना हुआ है उसके थ्रू हम इसको डायलॉग से हल करेंगे। उसके साथ ही साथ मोदी जी ने एक तरह से सावधान किया है नेपाल को, नेपाल के प्रधानमंत्री को, कि इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत की राय ये है कि पहले ओली जी ने इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया और वो बिना भारत से पूरी सलाह लिए हुए उसको संसद में ले गए, संविधान में ले गए, नक्शे जारी किए वगैरह वगैरह। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा है कि सीमा विवाद के बारे में राजनीतिकरण मत करो। दोनों देश के जो संयंत्र बना है उस संयंत्र में बैठकर इसको समाधान खोजो। लेकिन नेपाल में अभी बहस है कि पहले तो सीमा विवाद समाधान होना चाहिए। लिम्पियाधुरा लिपिलेर काला पानी के बारे में ये संभव है एसटी मुनि साहब? उसका समाधान कैसे होगा ऋषि जी, ये बताइए ना। समाधान बातचीत के बिना तो नहीं हो सकता। एक तरफा समाधान नेपाल ने करने की कोशिश की, वो भारत उसको मानता नहीं है, क्योंकि भारत के पास भी कुछ प्रमाण है जो अपना केस रखने के लिए बता सकते हैं। वो नेपाल के पास भी बहुत सारे प्रमाण हैं जो अपना केस रखने के लिए वो बता सकते हैं। उन दोनों में इसके ऊपर एक राय नहीं है।
और उसी वजह से ये जब मैकेनिज्म में इस पे बातचीत हुई थी, पहले आपको याद होगा, अगर आप देखें पुराने मैकेनिज्म के रिकॉर्ड्स को, तो पहले जो सीमा के ऊपर डिस्प्यूट का मुद्दा था वो 65 स्क्वायर किलोमीटर के करीब था, ठीक नंबर 2-3 इधर उधर होगा, उसको बढ़ाकर करीब 400 स्क्वायर किलोमीटर का ओली जी ने बनाया, ओली जी के वक्त में बनाया। तो उसको एक तरफा करके आप कैसे समझेंगे कि दूसरा जो पहलू है, दूसरी जो पार्टी है, वो जो आप कहोगे मान लेंगे? जो भारत कहेगा वो भी तो नेपाल को मानना जरूरी नहीं है, जो नेपाल अपनी तरफ से अकेला कहेगा वो भी भारत को मानना जरूरी नहीं है। इसलिए समाधान उसका यही है कि दोनों एक जगह बैठकर उसके ऊपर बातचीत करें और उसका कोई नतीजा निकालें। सीमा विवाद के हल करने के लिए नेपाल तैयार है, भारत क्यों तैयार नहीं अभी तक, आज तक? बता दीजिए। मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूं, जो नेपाली जनता या नेपाल का जो मीडिया बार बार ये कहता है कि भारत तैयार नहीं है, भारत कैसे तैयार नहीं है? 2008 तक बातचीत होती रही, उसके बाद में ये कहा कि इन दोनों मुद्दों के ऊपर एग्रीमेंट नहीं है, हम इसको आगे बातचीत को चलाए रखेंगे दोनों मुद्दों पर। और ये भारत ने रिक्वेस्ट किया कि जिन जिन मुद्दों पर हमारा एग्रीमेंट हो गया है उस पर नेपाल साइन कर दे और कह दे हाँ ये तो प्रॉब्लम नहीं रहा। तो नेपाल ने कहा हम नहीं साइन करेंगे उसमें। उस वक्त आप जानते हैं नेपाल की सरकारें एक के बाद बदल रही थी, जब से परिवर्तन आया है वहाँ से एक भी सरकार स्थिर तो नहीं हुई है 5 साल तक, तो वो बदलती रही। उसके बाद पैंडेमिक आ गया, पैंडेमिक के वक्त में उन्होंने कहा कि आप बातचीत कीजिए, तो भारत ने कहा कि अभी बातचीत संभव नहीं है, हम बाद में बातचीत करेंगे। भारत ने कभी नहीं कहा कि हम नेपाल की सीमा के मसले पर आपसे बात नहीं करें। लेकिन कल नेपाल के प्रधानमंत्री से पत्रकार सम्मेलन में, दोनों प्रधानमंत्री का संयुक्त पत्रकार सम्मेलन था, उस समय बताया है कि सीमा विवाद के बारे में मैं भारतीय प्रधानमंत्री समकक्षी से बातचीत किया हूं, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शब्द भी नहीं बोला सीमा विवाद के बारे में। क्यों? कि उसको राजनीतिकरण नहीं करिए, राजनीतिकरण नहीं करिए, लेकिन सीमा विवाद समाधान करने के लिए हम तैयार नहीं हुआ। सीमा विवाद को जो देवबा जी ने कहा वो मानते हैं उसको, कि जो मैकेनिज्म बना हुआ है, मैकेनिज्म तो पहले ही बना हुआ है ना भाई, मोदी जी के पहले से बना हुआ है, और वो मैकेनिज्म भारत हमेशा मानेगा। उस मैकेनिज्म देखिए अगर आपके और मेरे बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उसमें आपका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर दोनों में समाधान नहीं हो रहा है तो हम दोनों साथ बैठेंगे, भाई ऋषि जी ऐसा नहीं ऐसा मानिए, आप कहेंगे मुनि जी ऐसा नहीं ऐसा मानिए। जब हम दोनों मान जाएंगे तभी तो उसका समाधान होगा, नहीं तो कैसे समाधान होगा? अगर मैं ये कहता रहूं नहीं 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 ये बात मानिए नहीं तो चले जाइए, आप कहेंगे ये बात मानिए नहीं तो चले जाइए, तो कैसे बात होगी उस पर? और ख़ास तौर से नेपाल और भारत जैसे दो देशों के बीच में, जहाँ इतना कुछ कॉमन है हमारे बीच में, जहाँ इतनी घनिष्ठता है सब मामलों में, तो उसके ऊपर बिना बातचीत के कैसे हल होगा? आप देखिए ना, आप ये सवाल क्यों नहीं उठाते हैं नेपाल की पुरानी सरकार के लिए या नई सरकार के लिए कि क्यों आपने एक तरफा समाधान करके आप पे थोप दिया? हमारे भारत और नेपाल के बीच में बहुत सारे मुद्दे हैं। 1950 ट्रीटी का है, जो का प्रतिवेदन अभी तक भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं लिया, एक्सचेंज का वो डिमोनेटाइजेशन के बाद का मुद्दा है, ट्रेड के मुद्दे हैं, ये हाइड्रो पावर के मुद्दे हैं। अगर भारत ये कहे ये सॉल्यूशन है, मानना है तो मानो नहीं तो जाओ, आप मानोगे उसको? मैं उसका बिल्कुल विरोध करूंगा। उसी तरह से अगर नेपाल किसी भी एक मुद्दे पर ये कहेगा ये हमारा सॉल्यूशन है, मानना है तो मानिए नहीं तो नहीं होता, और फिर आप कहेंगे आप मानते क्यों नहीं हो? भाई नहीं मानेंगे क्योंकि हमारे पास ऐसे प्रमाण है जिन प्रमाण के कारण ये समाधान हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। अभी भारत लिम्पिया काला पानी के लिए बोल रहा है कि ये हमारा जमीन है, नेपाल का नहीं है, हम नहीं छोड़ेंगे। अभी भी भारत का दही तो वही है ना। किलोमीटर से ज्यादा की जो बात है ऋषि जी, भारत की जो सभ्यता और संस्कृति है वो 5000 साल से भी पुरानी है, और हम लोग कैलाश मानसरोवर लिपि लेक के रास्ते से ही जाते रहे हमेशा से। ये आज की बात नहीं है। जो अंग्रेजों ने ट्रीटी की है वो 150 साल की, 250 साल, 1816 की ट्रीटी है वो, तो 200 साल हो गए उसको। उन 200 साल में नेपाल ने 185 साल तक तो कुछ भी नहीं कहा। मैं ये सवाल उठाता हूं कि अगर ये मुद्दा इतना महत्वपूर्ण है तो राजा महेंद्र ने उसको हल क्यों नहीं किया? उसको बीपी कोइराला ने क्यों नहीं हल किया?
उसको राजा वीरेंद्र ने क्यों नहीं हल किया, उसको ज्ञानेंद्र ने क्यों नहीं उठाया। देखिए ये सवाल पेचीदा सवाल है और हमें उसमें उसके झगड़े में हम लोगों को नहीं जाना चाहिए। लिपुलेख में अभी सड़क विस्तार हो रहा है, मानसरोवर तक आपको जो है ना गवर्नमेंट ने सड़क विस्तार किया है। 50,000 साल से इस रास्ते से जा रहे हैं। यही नहीं, हमारी जो इंडिया चाइना का जो एग्रीमेंट है 54 का, उसमें चीन ने ये माना है कि आप इस रास्ते से हमारे पास आएंगे, तो चीन ने उसको माना है कि ये भारत के पास में, तभी तो भारत उसके रास्ते से आएगा। उसको 2015 में चीन ने फिर दोहराया है, जिसके ऊपर नेपाल ने आपत्ति भी उठाई थी। बाद में सुशील कोइराला प्रधान था उस समय, आपत्ति उठाई थी, लेकिन चीन ने फिर माना है। तो देखिए ये जो दोनों सभ्यताएं हैं, और नेपाल की भी उतनी पुरानी संस्कृति है, उतनी पुरानी सभ्यता है। आपको ये मानना चाहिए कि भारत इस रास्ते का इस्तेमाल 5000 वर्षों से कर रहा है, और उसको एकदम से आप कहेंगे कि नहीं नहीं आप हटिए यहाँ से, ये तो आपका नहीं है, और बिना बातचीत के, बिना प्रमाण, बिना भारत के प्रमाण देखे हुए तो नहीं हो सकता। आपके पास अपने प्रमाण है, मैंने कहा ना, मैं मानता हूं उसको, और भारत के पास अपने प्रमाण है, आप उनको भी देखिए। दोनों के पास नक्शे हैं, दोनों के पास अंग्रेजों की वक्त के लेटर है। तो ये प्रॉब्लम ऋषि जी नेपाल और भारत की खड़ी की हुई नहीं है, ये प्रॉब्लम अंग्रेजों की खड़ी की हुई है। उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं लाइन डाल दी जहां भी लाइन डालनी थी उनको। तो इनमें सब जाना चाहिए, और मैं समझता हूं इसमें मित्रता के आधार पर जाना चाहिए, एक तरफा आधार पर नहीं जाना। लेकिन नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, केपी शर्मा ओली का समय में वो प्रधानमंत्री था, संपूर्ण पॉलिटिकल पार्टी एक हुआ था लिम्पियाधुरा लिपुलेख कालापानी के विषय में। अभी लिम्पियाधुरा लिपुलेख के बारे में भारत का भी स्टैंड अभी भी यथावत है कि ये जमीन भारत का है, नेपाल का नहीं है। मोदी साहब का भी वही है अभी भी। अभी इसको सोल्यूशन कैसे करना चाहिए? नेपाल बोल रहा है कि लिम्पियाधुरा लिपुलेख कालापानी हमारा है। सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ, उसका सॉल्यूशन ऐसे होना चाहिए कि नेपाल अपने प्रमाण लेकर टेबल पर आए और भारत अपने प्रमाण लेकर टेबल पर आए, और दोनों बैठकर उसका समाधान करें। अगर दोनों समाधान नहीं कर सकते हैं तो दोनों को ये तय करना चाहिए कि हम किसी तीसरे को बुलाते हैं और कहते हैं कि इससे समाधान करिए। जैसे हमारे और बांग्लादेश के बीच में जो नेवल ये मैरीटाइम बॉर्डर का इशू था, उसमें आपस में समाधान नहीं हो रहा था, तो बांग्लादेश ने कहा हम कोर्ट जाएंगे, इंटरनेशनल कोर्ट जाएंगे। तो चलिए जाइए, भारत ने माना उसको, और इंटरनेशनल कोर्ट का जो फैसला था उसको एक्सेप्ट किया। तो इसी तरह से ये हो सकता है कि हम दोनों मिलकर ये मान लें, अच्छा चलो हम किसी तीसरे मुल्क से कहते हैं कि ऐसा करे, या एक कमीशन बना देते हैं वो करे, कुछ करे, जैसे ईपीजी बनाया ना दूसरे मुद्दों पर, इसके ऊपर भी एक कमीशन बना दे, बॉर्डर कमीशन बना दे दोनों तरफ से। ये भी अगर मंजूर नहीं है तो एक और नया कॉन्सेप्ट है, वो है जॉइंट सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है, कि आपकी भी संप्रभुता इसके ऊपर है, हमारी भी संप्रभुता भी, और हमारे दोनों के बीच में तो कोई विरोध ही नहीं है। आपको आज़ादी है हमारी तरफ आने की, हमको आज़ादी है आपकी तरफ आने की। तो दोनों अगर इतनी सारी एग्रीमेंट्स हैं तो इसके ऊपर भी एक ऐसा एग्रीमेंट कर सकते हैं। वो सब हो सकता है, लेकिन वो होगा बातचीत से, एक तरफा नहीं होगा, डायलॉग से सॉल्यूशन होगा नहीं होगा। और उसके ऊपर राजनीति करके ओली जी अपनी सरकार बचाने के लिए उन्होंने ये उस वक्त काम किया था, ऐसा करने से नहीं होगा। अब ये इशू उठा रहा है यूएमएल केपी शर्मा ओली बोल रहा है कि तत्काल समाधान खोजना चाहिए, ढूंढना चाहिए। ओली को बोलने दीजिए ना। अब तो देवबा जी ने, जो आपके प्रधानमंत्री अभी तो संप्रभुता को वही रिप्रेजेंट करते हैं ना, उन्होंने कहा ना मैकेनिज्म के थ्रू जाएंगे, और मैकेनिज्म है कि दोनों की बॉर्डर कमेटी है। अगर दोनों सरकारें चाहे तो उस बॉर्डर कमेटी को अपग्रेड कर सकती है और ऊपर बड़े हायर ऑफिशियल उसमें लगा सकते हैं, एक्सपर्ट बैठा सकते हैं, और कहे कि भाई उसको सुस्ता को भी छोड़ो, इसी मुद्दे पर बातचीत करके इसका कोई फैसला निकालो। लेकिन जैसे आपने बांग्लादेश का मॉडल बताया है कि सीमा विवाद का समाधान का जो आइडिया, विजन, अभी भी वही मॉडल से नेपाल का सीमा विवादी समाधान हो सकता है? दोनों अगर मिल के कहें तो हाँ। आप और मैं नहीं कह सकते उसको, मैं भारत के नाम पे नहीं बोल सकता हूँ कि हाँ ये होना चाहिए, लेकिन दोनों एक जगह बैठे टेबल पर, पहले अपने अपने प्रमाण को नापे तो सही है भाई। पहले बांग्लादेश और भारत में पहले बातचीत हुई थी ना बायलैटरल,
और बायलेटरल बात में दोनों ने अपने अपने नक्शे और प्रमाण बताए थे कि देखिए इस वजह से हमारा है, उस वजह से हमारा है। तो आप उसके ऊपर बातचीत कीजिए, अगर उसमें संभव नहीं हो तब ये आप तय कीजिए कि तीसरा रास्ता कौन सा निकाला जाए। वो रास्ता जैसे मैंने कहा कि जॉइंट सॉवरेनिटी का भी हो सकता है, जिसमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वो रास्ता ये भी हो सकता है कि हम तीसरी संस्था के पास चले जाएं। ये रास्ता ये भी हो सकता है कि नया कमीशन बना दें। कुछ भी साधन संभव है, लेकिन वो मैकेनिज्म के थ्रू होना चाहिए। लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल के लिए भी शुभचिंतक है। नेपाल के प्रगति और विकास के लिए भी उन्हें बताया है कि हम बहुत सहयोग करेंगे। नहीं, हर हिंदुस्तानी शुभचिंतक है। देखिए, आपको मैं ये लिखता हूँ, वो लिखता हूँ, कभी भी लिखता हूँ, बहुत सारे लोग नाराज रहते हैं नेपाल में मेरे से। मैं सब नेपाली भाइयों से कहना चाहता हूँ कि मुझे नेपाल पे रिसर्च करते हुए आज 50 बरस हो गए, और जितनी दोस्ती और सौहार्द मेरे मन में, नेपाल को मैं अपना फर्स्ट एकेडमिक लव मानता हूं। तो कोई हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है जो नेपाल के प्रति गलत भावना रखेगा। डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं हमारे, किसी बात पर हम लोगों में अलग समझ हो सकती है, लेकिन नेपाल का बुरा चाहेगा ऐसा कोई हिंदुस्तानी अभी तो पैदा हुआ नहीं। मुझे क्लियर कट बता दीजिए आज नेपाली जनता को, एसटी मुनि साहब, अभी तक नेपाल भारत जो समस्या है जितना भी, उनको समाधान डायलॉग से होगा, वार्ता का टेबल से होगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, और विकल्प नहीं है। और विकल्प नहीं है। दबाव देने से नहीं होगा, सड़क से नहीं होगा। दबाव देने से एक तरफ से नहीं होगा, चाहे भारत की तरफ से हो चाहे नेपाल की तरफ से हो, और एक तरफा फैसला भी नहीं होगा। जैसे ट्रीटी है ना, 1950 की, दूसरे मुद्दे की बात करता हूँ। 1950 ट्रीटी में नेपाल कहता है बदल दो, भारत ने कह दिया है हाँ बदल दो, बताओ क्या बदलना है, वहां बात अटकी हुई है। और हर बार हर जर्नलिस्ट, हर पॉलिटिशियन कहता ये ट्रीटी का मामला था। अरे तो भाई, ट्रीटी जो हमारी ट्रीटी 1948-49 से भूटान के साथ थी, उसको भी तो बदल दिया। दसियों ट्रीटियां बदलती हैं, एग्रीमेंट्स बदलते हैं, आपके साथ भी बदल देंगे। आप बताइए कैसे बदलेंगे, और उस पर दोनों की राय होनी चाहिए। एक तरफा नहीं हो सकता कि ये मैंने ट्रीटी लिख दी, कहा इसको मानो, दस्तखत करो, ऐसे नहीं होता। लेकिन आज जितना भी मुद्दा है, अभी सीमा विवाद का समाधान हो सकता है डायलॉग से। आपने क्लियर कट बता दीजिए, नेपाल भारत संबंध में ये कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है, अहम मुद्दा नहीं है, बैठे समाधान पूर्ण है। हम रेस्पेक्ट करते हैं नेपाल की राय का, नेपाल को भी हमारी राय का रेस्पेक्ट करना चाहिए, और दोनों को मिलकर आपस में उसका एक समाधान जो दोनों को मंजूर है वो ढूंढना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि हम ये समाधान निकाल सकते हैं। समाधान होगा। बात नहीं है, लेकिन लिम्पिया और काला पानी का भी समस्या समाधान हो सकता है। वो होगा, ऐसे ही होगा, लेकिन खाली काठमांडू की सड़क पे नारे लगाने से नहीं होगा, उसको पॉलिटिसाइज करने से नहीं होगा। भारत में किसी ने, अखबार ने भी नहीं लिखा है, पॉलिटिसाइज नहीं किया है उसको। यहाँ की जो भी सरकार आई है, चाहे वो मनमोहन सिंह की सरकार हो, अटल बिहारी की सरकार हो और मोदी जी की सरकार हो, किसी ने ये नहीं कहा कि हम अपनी तरफ से ये थोपना चाहते हैं आपके ऊपर। हम ये कह रहे हैं हमारे पास ये प्रमाण है, चलिए बैठिए बात करते हैं। आपस में अगर नहीं समझौता होता है तो कोई तीसरा रास्ता निकाल। नेपाल सरकार को प्रमाण देना चाहिए भारत को, है ना, ये मुद्दा में, सीमा विवाद में यहाँ समस्या है, प्रमाण। आपके अखबारों में मैंने देखा है कि नेपाल सरकार के पास ट्रीटी, वो सगौली ट्रीटी का ओरिजिनल टेक्स्ट भी नहीं है, तो कैसे प्रमाण आएगा? छोड़िए उस बात को, मैं कोई दोष उस पर, हो सकता है उनके पास हो, जर्नलिस्ट ऐसे ही झूठ लिखते हो, वो छोड़ दीजिए। लेकिन दोनों सरकारों को जो मैकेनिज्म बनाया हुआ है उसके ऊपर बैठ के बातचीत करनी चाहिए, और कोई रास्ता नहीं। 1950 के संधि का सोल्यूशन भी कैसे हो सकता है इसका? मैं कह रहा हूं ना कि वो नेपाल चाहता है इस संधि को बदल दिया जाए, इसको दोबारा लिखा जाए। भारत कहता है हम तैयार हैं उसके लिए, अभी से नहीं, मोरारजी देसाई के वक्त से कहा हुआ है कि हाँ तैयार हैं, गुजराल ने कहा उसको तैयार है। तो अब बैठ के करिए कि आपको क्या बदलना है। देखिए, आपके पास इतना वक्त नहीं होगा, लेकिन एक बात मैं छोटी सी ये बताता हूँ कि इस ट्रीटी के दो आधार हैं। जो 1950 की ट्रीटी है उसके दो आधार हैं। एक आधार है सुरक्षा का, एक आधार है विकास का। सुरक्षा की तरफ से भारत ये चाहता है कि नेपाल हमारे साथ खड़ा रहे। सुरक्षा की तरफ से कोई ऐसा काम नहीं हो जिससे नेपाल भारत की सुरक्षा पर आंच आए। और भारत ये आश्वासन देता है कि विकास के
क्षेत्र में कोई ऐसा काम नहीं हो जिसमें भारत का सहयोग नहीं हो। इसीलिए लोगों को आने जाने की फ्रीडम है, इसीलिए आप लोग प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, यहाँ पर आपस में खरीद सकते हैं। उसमें ट्रीटी बहुत सारे कुछ ऐसे क्लॉजेज हैं। आर्म्स वाला मामला है, वो आर्म्स वाला मामला 1965 में बदल के हमने उसमें भी तब्दील हो गई थी पहले से ही। तो ये सब बातें कोई ऐसी नहीं है जिसको बातचीत के द्वारा हम हल नहीं कर सकते हैं। देखिए, इंसान नेपाली लोग भी बहुत इंटेलिजेंट हैं और अपने राष्ट्र हितों को जानते हैं। उनकी आकांक्षाएं हैं, एस्पिरेशंस हैं बहुत बड़ी। यंग नेपाल है, नया नेपाल है, मैं ये मानता हूँ। और भारत की भी अपनी आकांक्षाएं हैं। भारत पहले वाला नहीं है। पहले भारत 3.2% का रेट ऑफ ग्रोथ होता था, अब 7 और 8% का रेट ऑफ ग्रोथ। महाशक्ति राष्ट्र में जा रहा है भारत। नहीं, महाशक्ति होगा नहीं होगा देखिए, ईश्वर बनाएगा उसको, उसकी बात नहीं करते हैं। लेकिन नया दूसरा भारत है, अलग भारत है। दोनों की अपनी आकांक्षाएं हैं, दोनों की अपनी उम्मीदें हैं एक दूसरे से। तो बैठ के शांति से बात करनी चाहिए। कोई ऐसा पड़ोसी नहीं है जिसके साथ बात। पाकिस्तान के साथ भी मनमोहन सिंह और जनरल मुशर्रफ के वक्त में ये तय हुआ था कि चलो कश्मीर का हल निकाल लेते हैं। तो कौन बात मुश्किल है? कोई मुश्किल बात नहीं है। पंचेश्वर के बारे में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्लियर कट बताया है कि इसको समाधान करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। 1998 की ट्रीटी बनी हुई है और उसमें कुछ नहीं हुआ है, और हमने भारत ने उसको पॉलिटिसाइज नहीं किया है कि क्यों नहीं आगे बढ़ रहे। 25 साल हो गए लेकिन पंचेश्वर कार्यान्वयन नहीं हुआ। अभी इसको कैसे कार्यान्वयन होगा? नहीं, वो नेपाल में जाके पूछिए। इसमें नेपाल साइड का कमी कमजोर है कि भारतीय साइड का कमी कमजोर है, क्या लग रहा है? अब उसका अभी विश्लेषण ना करें, किसी को दोष ना दें। हम लोग यही कहें कि इसको छोड़िए, जो सरकारें हैं उन पे छोड़िए और उनसे कहिए समाधान निकालें। ये तो ईपीजी के सामने भी तो आया हुआ है मुद्दा। ऋषि जी, ये सिर्फ पंचेश्वर का मामला नहीं है। आपकी हाइड्रो पावर कैपेसिटी जो है वो 45,000 मेगावाट मानी हुई है, सब ने कॉमर्शियली वायबल है। आप लोग पैदा कितनी कर रहे हैं? छोड़ दीजिए उसको, ये दूसरे मुद्दे हैं। तो वो आप कई सारे हैं जिसमें अकेला भारत को हर चीज़ पे जिम्मेदार समझना या दोष देना उचित नहीं है। लेकिन पंचेश्वर कार्यान्वयन करने के लिए दोनों राष्ट्र है ना एक होना चाहिए ना, भारत और नेपाल दोनों जरूरी है, दोनों मिलकर जाना चाहिए। नेपाल का जो सारा ट्रेड बैलेंस है वो खत्म हो जाएगा। अभी जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है ना, उसमें अब भारत को नेपाल बिजली बेचेगा ना, तो बेचेगा तो पैसे ना आएंगे, उसमें व्यापार होगा ना। जितना व्यापार होगा, और वो कितनी बिजली आप पैदा, अभी तो आप आधी बिजली तो हमसे खरीदते हैं। तो भारत से आप बिजली मत खरीदिए, भारत को बिजली बेचिए, बांग्लादेश को बिजली बेचिए। ट्रांसमिशन लाइन, अब तो एमसीसी भी आपने एग्री कर लिया है, ट्रांसमिशन लाइन बिछाइए उसमें और पैसे कमाइए, और हर आदमी की जो स्थिति है उसको बढ़ाइए ऊपर। कौन मना करेगा? भूटान ने हाइड्रो पावर पे अपने आप को आगे बढ़ाया है, लाओस ने हाइड्रो पावर पे अपने आप को, कितने सारे कंट्रीज हैं। लेकिन नेपाल को विकास और प्रगति हाइड्रो पावर से होगा। नेपाल में जितना विद्युत उत्पादन होगा भारत खरीद करेगा, तो विकास तो प्रगति उन्नति के पथ में तो नेपाल जाएगा। नहीं, बांग्लादेश भी खरीद करेगा उसको, तो आपको फायदा है ना उसका। और करिए, भारत यही कह रहा है, भारत उसमें लगाने को तैयार है। उसके ऊपर कंडीशन से बताइए पिछले 70 साल से ये क्यों नहीं हुआ? अब होना चाहिए, नेपाल में यही जनमत है। अरे नेपाल से ज्यादा भारत तो कब से कह रहा है कि आप बिजली पैदा कीजिए। हम तो अब बिजली में भारत अब आत्मनिर्भर होने वाला है, हो गया है लगभग। इसीलिए बांग्लादेश को भी बिजली बेचता है थोड़ी बहुत, नेपाल को भी थोड़ी बहुत बिजली बेचता है। लेकिन एक वक्त ऐसा था कि हमको बिजली की इतनी ज़रूरत थी, तभी हमने भूटान के साथ इतने सारे संबंध किए। और जहाँ भूटान का नाम लेते हैं हर नेपाली नाराज़ हो जाता है, हम भूटान है क्या? भाई आप भूटान नहीं है, लेकिन एक किसी भी समस्या का समाधान निकालने का तरीका है, उसको क्यों नहीं देखते हैं? लाओस को देखिए, लाओस का अपने पड़ोसियों के साथ बिजली बेच के फायदा उठाता है, तो क्यों नहीं नेपाल ने उठाया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप में बताया है कि कल हम नेपाल से जितना भी विद्युत खरीद करने के लिए तैयार है। बिल्कुल तैयार है। अभी कोई कंडीशन नहीं है भारत। कंडीशन नहीं है। आपको बैठ के कितना प्राइस आना चाहिए, कब आएगी बिजली, कितनी आएगी,
इस हिस्से में कितनी जाएगी, उस हिस्से में कितनी जाएगी, ये सब तो तय करना पड़ेगा ना। ईपीजी का प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं ले रहा है? इसका कारण क्या हो सकता है? ईपीजी को नेपाल के प्रधानमंत्री ने हाँ भर लिया है क्या? नेपाल का प्रधानमंत्री का चाहना था भारतीय प्रधानमंत्री लीजिए। सीरियस मामला कह रहे हैं आप। अब मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या काठमांडू में प्रधानमंत्री ने या विदेश मंत्री ने ये कह दिया है कि ईपीजी का प्रतिवेदन जैसा भी है वो हमको मंजूर है? हाँ नाम जवाब दीजिए ना। तो भारत को ही क्यों पूछते हैं आप? नेपाल तो तैयार है, मंजूर है। आप कह रहे हैं ना। ओली जी मंजूर है। आप छोड़िए ओली जी। अब ओली जी की अभी क्या, अब ओली जी दोबारा चुनाव होके अगर आएंगे तब ना मानेंगे उनकी बात? भारत के किसी प्रधानमंत्री ने, ओली खुद जब प्रधानमंत्री थे तब क्या उन्होंने कहा ये कि ये ईपीजी मेरे को पसंद है, ये मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं और इसीलिए भारत को मैं कहता हूं कि इसको माने? कहा कभी? तो छोड़ दीजिए उस बात को। नेपाल के प्रोफेसर लोकराज बराल ने हमारा कार्यक्रम में कहा है कि ईपीजी का प्रतिवेदन खारिज हो गया है, अभी भारत भी नहीं लेगा, नेपाल का भी इसका उचित नहीं है। नहीं, भारत की एक प्रॉब्लम है खारिज। तो देखिए ऐसी कितनी सारी रिपोर्ट्स हैं जो ठंडे बस्ते में चली जाती है। आज ईपीजी की रिपोर्ट नहीं है। ईपीजी, आपको याद है एक ईपीजी सार्क पे भी बना था, वो भी ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। सरकारें जो करती है, मेरी आत्मा की बात अगर आप माने, सरकारें ऐसे कमीशंस तब बिठाती हैं जब वो खुद किसी समस्या का समाधान नहीं निकाल सकती। तो जिस दिन सरकारों का मन हो जाएगा कि इसको तय करना है, उस दिन तय हो जाएगा। अभी नेपाल में चाइनीज गतिविधि के बारे में भारत में भी बहस होता है कि नेपाल का कम्युनिस्ट को एक बनाने के लिए चाइनीज कार्ड प्रयोग हो रहा है। आपको क्या लग रहा है? हमको कुछ नहीं लग रहा है। देखिए, आपको हमारा चीन के साथ आपसे ज़्यादा आर्थिक संबंध है, व्यापार अधिक है, और चीन चाहे तो इन्वेस्टमेंट करने को भी उसको बहुत सारे रास्ते हैं। $100 बिलियन का सबसे ज़्यादा व्यापार हमारा चीन के साथ होता है। तो हम कैसे मना करेंगे कि नेपाल को व्यापार नहीं करना चाहिए? भारत उसको मना कर नहीं सकता। अगर करता है तो गलत करता है। मैं कह रहा हूं आपसे, भारत मना नहीं करता है। भारत की सिर्फ एक ही बात है कि सुरक्षा का जो वादा है हमारा 1950 की ट्रीटी का, और आपकी और हमारी सुरक्षा ज्योग्राफी से, भूगोल के कारण जुड़ी हुई है। तो कोई चीन ऐसा काम ना करे जिससे हमारी सुरक्षा को प्रॉब्लम हो। भारत विरोधी गतिविधि नेपाल में न हो, चीन की तरफ से ना हो। चीन की तरफ से भारत विरोधी गतिविधि होना नहीं चाहिए, देश की नहीं होनी चाहिए। और उसके अलावा चीन ने आपको वादा किया था कि हम सड़क बनाएंगे, लासा से काठमांडू तक लेके आएंगे, ट्रेन लेके आएंगे। उसकी रिपोर्ट बन गई क्या? क्यों पूछते नहीं आप लोग? मैं तो पूछा हूँ बहुत। नहीं, आप नहीं, चीनियों से पूछिए ना। मैंने चीनियों से भी पूछा, और चीनियों से भी पूछिए और काठमांडू की सरकार से भी पूछिए। तो क्यों इसमें क्या, हमको क्या करना है उसके अलावा? और उसके अलावा जब चीनियों ने बीआरआई का प्रोजेक्ट दिया तो नेपाल ने कहा आप हमको लोन ना दीजिए, हमको ग्रांट दीजिए। उसमें चीन तैयार नहीं हुआ। उसमें चीन तैयार नहीं हुआ तो भारत को क्या मतलब है? आप करिए ना, उससे लाइए ना पैसे, सड़क बनाइए, एयरपोर्ट बनाइए, हमको भी फायदा है। आपके यहाँ सड़कें बढ़ेगी तो नेपाल को, भारत को फायदा ही फायदा है। तो हमें क्यों एतराज होगा उसमें? आपका वो ये हाइड्रो पावर भी नहीं बढ़े, टूरिज्म बढ़े आपका। आप पोखरा में एयरपोर्ट बनाया है ना, उससे टूरिज्म बढ़ेगा ना, उससे आपकी जो समृद्धि है वो बढ़ेगी ना, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी ना। बढ़ना चाहिए, क्या नुकसान है? हम तो चाहते हैं ये। लेकिन चीन हमारे खिलाफ तराई में आकर, नेपाल में रहकर कोई ऐसा काम नहीं करे, वो हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन अभी नेपाल भारत संबंध के बारे में हमने जितना भी बहस किया है, आपने भी 30 साल से इसमें आपका जो अभिव्यक्ति दृष्टिकोण विचारा है कि अभी शेरबहादुर देउबा का नेतृत्व सरकार के समय में नेपाल भारत संबंध सुमधुर और प्रगाढ़ होगा। अभी क्या लग रहा है आपका? ये मैं नेपाल पे छोड़ता हूँ। मैं आपको एक बार ये कहता हूँ, मोदी जी जब 2014 में नेपाल में आए और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भाषण दिया, हर नेपाली ने ये कहा है कि हमको ये सब मंजूर है, कहा ना। तो यही मोदी जी की सरकार है। मोदी जी की सरकार हो, चाहे जैसा मैंने कहा कोई भी सरकार हो भारत में,
कभी भी नेपाल का अहित नहीं चाह सकते हैं। जो अहित अगर नेपाल का होगा तो उसमें हमारा खामजा है, अपना नुकसान है। कोई दोस्त के घर में, पड़ोस के घर में आग लगेगी तो उसका धुआं तो आएगा ना हमारे यहाँ। तो ऐसा कुछ हम नहीं चाहते हैं। ये नेपाल, और मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, अभी भी जो यात्रा हुई है, यहाँ आप नेपाल में बैठ के समझते हैं कि भारत सारे दिन बैठ के ये षड्यंत्र करता रहता है कि नेपाल को कहाँ से बांधे, कहाँ से नुकसान पहुँचाए। यहाँ आके आप देखिए, भारत की सरकार के पास नेपाल के लिए टाइम डिवोट करने का नहीं है। हाई लेवल विजिट प्रत्येक दिन यहाँ भारत में होता है ना। यहाँ जब देवा जी आए हुए हैं उस वक्त 5 दूसरे देशों के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये मोदी सरकार ये समझना चाहिए। ये मोदी सरकार नहीं, पहले भी ये होता था। मनमोहन सिंह ने अमेरिका के संबंधों को बढ़ाया ना उस वक्त से। सभी सरकारों में भारत हो सही है चाहे गलत है, बड़ा देश है, ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे। और अब श्रीलंका में देखिए आग लगी हुई है, भारत को उसकी परेशानी है। सारा पैसा वहाँ, डीजल वहाँ पहुँचा रहे हैं, चावल वहाँ पहुँचा रहे हैं। तो उसके अपने प्रॉब्लम्स हैं, इंडिया के अपने प्रॉब्लम्स हैं। और उसमें कहीं ये सोच नहीं आता है कि हम नेपाल को नुकसान करें। नेपाल से डिसएग्रीमेंट होता है, कभी कभी गुस्सा भी आता है। जैसे वो ब्लॉकेड लगाया तो गुस्सा आया ना, गलत काम किया ना, मैंने नहीं सपोर्ट किया उसको कभी भी। लेकिन ऐसा होता है, पड़ोसियों में होगा। जब पड़ोसी होंगे तो 10 बातों पे एग्रीमेंट होगा, 2 बातों पे डिसएग्रीमेंट भी होगा। आपने जो 2062-63 साल के जन आंदोलन में एक परिवर्तन के पक्ष में आपका मत था, नेपाल में संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र है, भारत नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है कि नहीं? आपका क्या लग रहा है? भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फॉर्मूला बता रहा हूं, क्योंकि नेपाल को प्रधानमंत्री को बीजेपी हेडक्वार्टर में लेकर गए हैं, इसमें क्या हो सकता है? आपके प्रधानमंत्री गए क्यों वहां पर? देखिए, उनके आने से पहले हमने एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में हमको दसियों गालियां मिली। हमने कहा कि जो अभी देवबाजी आ रहे हैं वो कोई बायलेटरल मुद्दे बड़े नहीं हैं, उसमें पर्सनल पॉलिटिकल मुद्दे हैं। वो देवबाजी का भी अभी है, अभी इलेक्शन होके वो प्रेसिडेंट बने हैं। और हो सकता है कि भारत की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से उनको वरदहस्त हो, ब्लेसिंग्स हो उनको, और आगे इलेक्शन आने वाले हैं उनके। तो इसलिए एक पॉलिटिकली मैसेज, इससे पहले, अब मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आरजू जी आई थी, वो भी बीजेपी के संगठनों में जाके गई थी। तो ठीक है, उनका राजनीतिक उद्देश्य है, जो भी है अच्छा है, उसमें मेरे को और आपको किसी को ऐतराज नहीं हो सकता है। हिंदू राष्ट्र नेपाल के बनाने के लिए फॉर्मूला नहीं है। किसका? भारत का, सरकार का नहीं है, पार्टी का हो सकता है, संघ का हो सकता है, और मोदी सरकार का नहीं है, भारतीय प्रधानमंत्री मोदी का नहीं है, भारत की सरकार का नहीं है। सरकार भारत की है, देखिए मोदी जी की नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी है ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी है, तो भारत की सरकार में ही आएंगे ना। भारत की सरकार का ये एजेंडा नहीं है, लेकिन जनता पार्टी का एजेंडा हो सकता है नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। जनता पार्टी का संभव है और आरएसएस का भी संभव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये इसीलिए इसको नेपाल के सभी नेता जानते भी हैं और हमसे भी कभी कभी इनफॉर्मली बात भी करते हैं उसके बारे में। तो ये मेरा ये मानना, अगर आप मेरे से सवाल पूछते हैं, तो किसी भी देश में कोई भी एक धर्म की, एक जाति की राज्य नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ भी तो हिंदू है ना, उतने ही 80% हिंदू है, आज से नहीं है। हमने तो हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया, ये लोग बनाना चाहते हैं, बना के देखें। लेकिन नेपाल का कम्युनिस्ट एक हो सकता है कि नहीं? आपको क्या लग रहा है चुनाव में, इलेक्शन के समय में, जो अभी तो कांग्रेस से अलायंस किया है प्रचंडले, माधवकुमार नेपालले, उसमें तालमेल नहीं हुआ तो जैसे केपी शर्मा ओली, प्रचंड, माधवकुमार नेपाल, डॉक्टर बाबूराम भट्टराई के बीच में अलायंस हो सकता है कि नहीं? आपको क्या लग रहा है? देखिए, नेपाल की राजनीति में कुछ भी हो सकता है, किसी की भी राजनीति में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर भी बीजेपी और कांग्रेस में कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ इतना विरोध नहीं है, कम विरोध है। राजनीति बड़ी पेचीदा मामला होता है और उसमें सत्ता के लिए कुछ भी अलायंसेस हो सकते हैं और हुए हैं। माओवादियों का और नेपाली कांग्रेस का अलायंस पहला नहीं है,
इससे पहले भी हुआ था, गिरजा बाबू और देउबा के समय में हुआ, शेरबहादुर देउबा के समय में हुआ था। तो इसलिए राजनीति में सभी समीकरण संभव है। अभी तो प्रचंड देउबा का समीकरण है नेपाल में, तो कोई भी समीकरण संभव है। मैं ओली प्रचंड का संभव है अभी भी समीकरण। अभी ओली और प्रचंड दोनों एक साथ मिले ना चीनी लीडरों से, कि नहीं मिले? मिले, सभी संभव है, सब कुछ संभव है। चीन तो चाहता है कि नेपाल को कम्युनिस्ट एक होकर इलेक्शन में जाना चाहिए। चाहता क्या, बनाया ना एक पार्टी। अभी तो संभव नहीं हुआ ना फिर। नहीं, संभव तो हुआ ना, एम्बेसडर गई ना बीच में मेल मिलाप करने के लिए। चलिए छोड़िए, ये सब बातें राजनीति की है, आपकी राजनीति है, आप चलाइए। लेकिन अभी नेपाल के भारत से तो सीमा विवाद है, चीन से सीमा विवाद है नेपाल का, आपका क्या दृष्टिकोण है? भारत का चीन के साथ? नहीं, हमारा देश का, नेपाल का। आपको जाने, आप बताएं। आपके लोग कह रहे हैं कि है, आपके लोग कह रहे हैं कि चीनी लोग वहां के नए गांव बना रहे हैं। आपके मीडिया में सवाल उठा है ना ये बहुत बार। इकोनॉमी एजेंडा में नेपाल भारत संबंध कैसे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे बता दीजिए। आर्थिक रूप में अभी समृद्धशाली संपन्न नेपाल बनाना, सौहार्द से बढ़ना चाहिए। ये सब पहला उसका आधारभूत कारण ये है कि हम ये नहीं समझें कि आप हमारा नुकसान कर रहे हैं। अगर आप में विश्वास नहीं है आपस में, तो कोई संबंध आगे नहीं बढ़ सकता। भारत को ये विश्वास होना चाहिए कि नेपाल कभी भी भारत का नुकसान नहीं करेगा, और मैं मानता हूँ ये नहीं करेगा। और नेपाल को ये विश्वास होना चाहिए कि भारत उसका कोई नुकसान नहीं करेगा। और जो हमारे मतभेद आएंगे, एक फैमिली में आते हैं, बाप बेटे के बीच में आते हैं, भाई भाई के बीच में आते हैं, पति पत्नी के बीच में आते हैं, पड़ोसियों के बीच में आते हैं, मतभेद आएंगे, उनको बैठ के सुलझाना चाहिए। उसके ऊपर राजनीति नहीं करनी, घर की राजनीति नहीं करनी। सीमा विवाद में राजनीति करना नहीं चाहिए, लेकिन समाधान होगा। देश की राजनीति में अब जैसे इमरान खान कर रहा है ना, अमेरिका को लेके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स कर रहा है ना, तो आफत में आ गए ना वो। किसी भी जगह में बाहर के मुद्दों के ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए। आपके अपने मुद्दे हैं, उन पर राजनीति कीजिए, बाहर के मुद्दों को सौहार्द से निभाइए आगे। थैंक यू सो मच एसटी मुनि साहब, समय दिया। मैं आपको धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, थैंक यू। यतिखेर हामी एसटी मुनिसँग थियौँ, उहाँसँग हामीले विशेष कुराकानी गऱ्यौँ नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा, सीमा विवादको बारेमा र नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको Sponsored by एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। राष्ट्रको शान, किसान। लिकेज को नो टेंशन।